ये तकनीकी समस्याओं में थोड़ी-सी बात रहती है, हम लोग डिपेंड रहते हैं तकनीक पे, तो मजबूरी हो जाती कभी-कभी। जी सर। आ गया है? डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं अभी? नहीं, अभी डिस्प्ले डिस्प्ले नहीं हो रहा है सर। अब हो रहा है? नहीं सर, अभी नहीं हो रहा है। अब हो रहा हुँ, है सर। हो रहा हो है रहा ना? है सर। हो रहा है सर। चलिए 7 स्लाइड्स लगभग चले गए थे हम लोग। चलिए पीछे चल रहा हूँ, स्टार्टिंग से करूँ फिर से ना? यस सर, हिस्ट्री पे थे हम लोग। आर्ट मैडम के, हाँ, चलिए वहीं से करते हैं फिर से। मैडम की रिकॉर्डिंग री-रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, फिर से करना पड़ेगा मुझे लगता है। यहीं से चलते हैं फिर से? कला यस स्थलों सर। की समीक्षा यहीं, क्यों मैडम यहीं से चला जाए? जी सर। हाँ, चलिए फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आते हैं फिर से हम कला समीक्षा, स्थलों की समीक्षा एक बार फिर से कर लेते हैं, जिसका अध्ययन कल किया था हमने। और रिवीजन भी अच्छा होता है, थोड़ी रिकॉल हो जाती है मेमोरी में, नई चीज़ें आ जाती हैं और नई आने से पहले कुछ पुरानी वाली अपना एक जगह बना लेती है। पिछले क्लास में हमने देखा कि कला स्थल एवं कला केंद्र किस प्रकार से कला को गहराई से समझने, जानने तथा तत्संबंधी विचारों के मंथन के लिए उपयोगी होता है। इन स्थलों अथवा केंद्रों के व्यापक भ्रमण तथा विस्तृत अध्ययन अवलोकन से हमें वास्तविक जानकारियां प्राप्त होती हैं और इस आधार पर हमें अपने अध्ययन की भावी कार्य योजनाओं को सहज रूप से चयन, निर्माण व संपादन कर सकने में समर्थता मिलती है। आप बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं कई कुछ विषयों में, और यदि आपने उस क्षेत्र को देखा, उस वस्तु को समझा, अवलोकन किया, तो रियलिटी उसकी पता चल जाती है, वास्तविक जानकारी उस संदर्भ में मिलती है और इस आधार पर अध्ययन योजनाएँ बना सकते हैं हम, उस पे काम कर सकते हैं। इन स्थलों केंद्रों की यात्रा ज्ञान की वृद्धि कराता है, हमारे ज्ञान में संशोधन एवं परिमार्जन तथा परिवर्तन भी करता है। अतः अध्ययन से पूर्व इसका भ्रमण शोध की दृष्टि से आवश्यक ही नहीं, महत्वपूर्ण भी है। यदि हम कोई भी टॉपिक ऐसा लें, तो उस संदर्भ में यदि कोई स्थल पे जाना है, तो उसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, उसे देखना चाहिए, समझना चाहिए। हम हिस्ट्री पे आते हैं फिर से एक बार। इतिहास, हम सभी ने इतिहास के बारे में पढ़ाई की है और जाना है कि यह अतीत की कथाओं, घटनाक्रमों, मानवीय गतिविधियों का संकलन है। संक्षिप्त में इसे बीती हुई कहानियों के रूप में संबोधन किया जाता है। यह हमारे किसी एक परिवार की कहानी हो सकती है, किसी एक गांव, साम्राज्य और संपूर्ण विश्व की कहानियों का संकलन भी हो सकता है। अर्थात इतिहास की बात करते हैं तो छोटा से इकाई से लेकर के बृहत्तर विश्व की घटना क्रमों को इसके अंतर्गत समाविष्ट किया जाता है। इसका संकलन वहाँ होता है और उसका आगे अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है, क्योंकि ये हमारे ज्ञान तथा मानवीय विकास के विभिन्न गतिविधियों के साथ अतीत के सांस्कृतिक धरोहरों का भी संरक्षण करता है। इसमें सांस्कृतिक धरोहर भी हमारे साथ दिखते हैं, सामने आते हैं, हम उसका बार-बार रिपीट अध्ययन करते रहते हैं, देखते रहते हैं। जैसे हमने फोटो में एल्बम में फोटो लगा के रखा और बार-बार देखते रहते हैं। तो ज्ञान विज्ञान की प्रत्येक शाखाओं का अपना अतीत होता है, उसका संकलन व संरक्षण भी इस इतिहास के अंतर्गत ही आता है। उनकी प्रगति एवं विकास को इसके अध्ययन से जाना जाता है। यदि इतिहास का जन्म को पढ़ेंगे, तो उस समय, तत्कालीन समय में, कालखंड में, विशेष में हम देखते हैं क्या प्रगति, क्या विकास था उस विषय विशेष के संदर्भ में। वास्तव में संपूर्ण मानव विकास के बहुआयामी व विशाल भवन का वर्तमान नींव इतिहास की बुनियाद पर टिका हुआ है। यह हमें अतीत के ज्ञान व जानकारियों की सीख देती है, अतीत की समस्याओं तथा उसके समाधान के प्रति मार्गदर्शन प्रदान करता है। अतीत की घटनाएं प्रेरणा प्रदान करती हैं हमें आगे के मार्ग तय करने में, आगे के रास्ता चलने में। इतिहास नई सीख के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज का वर्तमान कल इतिहास होगा, अतः आज के वर्तमान को सही तरीके से सहेजने की आवश्यकता होती है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। निश्चित रूप से हमें वर्तमान को समझना चाहिए और वर्तमान अच्छा बनाना चाहिए। यदि वर्तमान अच्छा हो गया तो बीता हुआ कल अपने आप अच्छा हो जाता है और भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा
ये मान के चलते हैं। यदि हमने अच्छे कार्य कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, ये मान के चला जाता है। कला इतिहास की बात करते हैं हम थोड़ी सी फिर से। आर्ट हिस्ट्री, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा धाराओं की अपनी अपनी विकास यात्रा होती है और यही कारण है कि उन सभी की अपनी अलग ऐतिहासिक गतिविधियों का संकलन होता है, जैसे राजनीतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, साहित्यिक इतिहास, मानव विज्ञान का इतिहास, सामरिक इतिहास, चिकित्सा विज्ञान का इतिहास, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी का इतिहास। अर्थात सामान्यतः लोग समझते हैं ये आर्ट की भाषा है, कला इतिहास या इतिहास आर्ट की भाषा, लेकिन साइंस के भी तो इतिहास होते हैं। तो इतिहास हर क्षेत्र में है, मेडिकल साइंस की भी बात होते हैं, तो चरक संहिता की बात करें, आचार्य सुश्रुत की बात करें, तो सारे उसमें आते हैं। ऐसे ही विश्वकर्मा की बात करते हैं हम, तो आचार्य विश्वकर्मा सबसे बड़े इंजीनियर्स के रूप में थे, ऐसा माना जाता है। अर्थात वर्तमान ज्ञान की सभी शाखाओं के इतिहास उपलब्ध हैं और इसके पठन पाठन की व्यवस्था उस समय विशेष की अद्यतन प्रगति को बताता है। उस विषय विशेष की बात करें तो वहां से लेकर आज तक हम अतीत की बातों को समझ लेते हैं, तो आगे चलने का मार्ग हमें मिल जाता है और थोड़ा आसान हो जाता है। इससे आगे का मार्ग आसान हो जाता है। इसके अध्ययन उपरांत आगे की सीख, शोध और अन्वेषण भी आरंभ हो सकती है, किया जाना चाहिए। इन विषयों के इतिहास की भांति कला व संस्कृति का इतिहास भी है, जिसमें इनकी विकास यात्रा को सहज ही देखा जा सकता है। कला इतिहास के अंतर्गत विभिन्न कला पक्षों का अध्ययन किया जाता है और इनमें चित्रकला, मूर्तिकला, पात्रकला, वास्तुकला, वस्त्रकला एवं शिल्प की सभी शाखाएं समाहित होती हैं। फिर चाहे वह प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास हो, शास्त्रीय या आधुनिक कला के इतिहास हो, अथवा लोक कला के या अन्य किसी शिल्प की, सभी पक्षों, सभी धाराओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है आर्ट हिस्ट्री के अंतर्गत। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति के उन सभी माध्यम जो चित्रात्मक अथवा मूर्ति के रूप में अतीत में उपलब्ध हैं, उन्हें कला इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है। आ रही आवाज, चल रहे हैं हम लोग ठीक? यस सर। यस सर, यस आ रही। हाँ, थोड़ा मैं अब हम लोग रिकॉल करते चलेंगे। यद्यपि संपूर्ण इतिहास को सहेजने तथा संवारने और संरक्षण का कार्य भी कलात्मक गतिविधियों द्वारा ही संपादित होता रहा है, ऐतिहासिक घटनाक्रमों तथा विकास यात्रा को अभिव्यक्त करने का कार्य भी कलात्मक गतिविधियां ही करती रही हैं। इतिहास के किसी भी पन्ने में झांकने, उसके अध्ययन विश्लेषण करने के लिए अतीत में प्राप्त कलात्मक वस्तुएं ही सहारा बनती हैं। अर्थात जिन इतिहास की बात करते हैं, जिस विषय विशेष की, उन सब के कुछ न कुछ प्राच्य साक्ष्य हमारी कलात्मक गतिविधियां ही देती हैं। प्राच्य प्रमाण हमारे चित्र में, हमारे मूर्ति में, हमारे टेराकोटा में या हमारी वास्तु में ही मिलते हैं। तो ये सारी कलात्मक गतिविधियां इतिहास को सहेज कर रखे हुई हैं, इतिहास संग्रह का कार्य करती हैं और इस आधार पर हम मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जो पत्थरों के शिला में या लेखों में मिलता है, उसका विश्लेषण करते हैं, तत्संबंधी जानकारी फिर हमें आगे मिलती है। अर्थात इतिहास, कला का इतिहास अपने आप में काफी रिच है, समृद्धशाली है और बहुआयामी है। भारतीय कला का इतिहास की बात करते हैं। हमने इस क्लास को, कक्षा को 2 पार्ट में बांटा है। एक ही साथ सोचा था संपूर्ण इतिहास कर लेंगे, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था, तो 2 क्लास इसमें कर रहे हैं। कल हम कोशिश करेंगे विश्व कला इतिहास की बात करेंगे, वेस्टर्न की करेंगे। विश्व तो काफी बड़ा हो जाता है, किंतु वेस्टर्न आर्ट पे थोड़ी ब्रीफ करेंगे। आज केवल इंडियन आर्ट पे फोकस करते हैं। भारतीय कला इतिहास, कला इतिहास की बात करें तो क्षेत्र आधार पर सभी सभ्यता व संस्कृति अपना अलग इतिहास होता है। उन सभी का, सभी सभ्यता और संस्कृतियों का अपना अलग अलग इतिहास होता है। वैसे ही मानव विकास के सभी कालखंडों का भी अपना इतिहास होता है। जिस तरह से देश, राष्ट्र और समाज परिवेश की अपनी अलग इतिहास, उसी तरह से कालखंडों, समयावधि की भी अपनी अलग अलग इतिहास होती है। जैसे प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास की बात करते हैं, इनमें अनेक कड़ियां और आज जुड़ती चली गई हैं और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। जब भारतीय कला की बात हम करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका इतिहास अति प्राचीन, विशाल और समृद्धशाली रहा है। यह विश्व के किसी भी कला सभ्यता से प्राचीन और बहुआयामी है। अर्थात भारतीय सभ्यता की बात करें तो अति प्राचीन है और विश्व के जो प्रथम या आरंभिक सभ्यताएं हैं उनके साथ यह खड़ी होती है। अर्थात हम अति प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारतीय सभ्यता है। यह भारतीय भूभाग में सर्वत्र व्यापक रूप में पसरे हुए हैं। कई कला स्थल आज भी भारतीय कला इतिहास के गौरव को सहेज कर रखे हुए हैं
और निरंतर दर्शक, विद्वान तथा अध्येताओं को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से मुख्य रूप से भारतीय कला इतिहास को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जाता है: प्रागैतिहासिक कालीन कला इतिहास, प्राचीन कला इतिहास, मध्यकालीन कला का इतिहास, आधुनिक कला का इतिहास, लोक कला का इतिहास। इन 5 आयामों पर हम आगे चर्चा करेंगे। को बांटकर अध्ययन करते हैं तो थोड़ा अध्ययन आसान और सहज हो जाता है। प्रागैतिहासिक कालीन कला, जिसके अंतर्गत मिर्जापुर, पचमढ़ी, भीमबेटका आदि स्थल आते हैं। इनके प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास का अध्ययन कला का हम इसमें अंतर्गत करते हैं, जो सामान्यतः गुफाओं अथवा शैलाश्रयों में बिखरे पड़े हैं। उन कलात्मक गतिविधियों को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। इनमें मानव विकास का आरंभ छुपा हुआ है, जिस कारण से इनके अध्ययन का आज भी महत्व है और प्रासंगिकता है। कला के ये नमूने अत्यंत ही प्राचीन हैं और इनमें बहुत सारे नष्ट तो हो चुके हैं, किंतु उसके बावजूद वह अपनी कहानी बताने को समर्थ हैं। इन गुफा तथा शैलाश्रयों के प्रमुख स्थलों में मिर्जापुर, शिंगनापुर, पचमढ़ी और भीमबेटका आदि प्रमुख है। पचमढ़ी यह भारत का हृदय स्थली मध्य प्रदेश में सतपुरा वनों के मध्य बसा पहाड़ों और जंगलों से आच्छादित केंद्र है। यहाँ अनेक गुफाओं में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का भंडार देखा जा सकता है। इसके साथ ही यह स्थल शिव मंदिर और महाभारत कालीन पांडव गुफा के लिए भी प्रसिद्ध है। भीमबेटका यह मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले स्थित एक पुरापाषाण कालीन आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानवों द्वारा सृजित शैल चित्रों तथा शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल में मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। इस गुफा में लगभग 243 शैलाश्रय हैं। वास्तव में ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। इसकी खोज का श्रेय विष्णु श्रीधर वाकनकर जी को जाता है। हम सभी ने इनका नाम सुना है। ललित कला अकादमी ने कुछ दिन पूर्व भी इनके ऊपर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था लखनऊ में। इसके बाद दूसरा चरण हम लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि कई स्थल हैं जो गांव में बिखरे पड़े हैं। उन पर ये अध्ययन है। हमारी इसकी खोज 7वीं सदी में पंजाब में ईंट फिर मिलने से 1828 में चार्ल्स मैसन ने खोजा, जिस पर 1856 में कनिंघम ने सर्वे कराया। भारतीय ही नहीं, विश्व सभ्यता के इतिहास में सिंधु घाटी में विकसित हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यता मानव विकास को स्पष्ट करती है। यह मानव विकास का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ से प्राप्त कलाकृतियां नगरीय सभ्यता के विकास को व्यक्त करने में समर्थ है। यहाँ वास्तुकला के उदाहरण के साथ प्राप्त मूर्तिकला एवं उस पर आरेखन तथा मृत्तिका पात्रों में लिखित विषय वस्तु चिन्हित आकृतियां उस समय की मानव विकास की गाथा को व्यक्त करने में समर्थ है और उनमें कला के ज्ञान आज भी समृद्ध है। उनके विश्लेषण सर्वेक्षण आज भी किए जाते रहे हैं। हम देखते हैं कि ये जो स्थल है ये कितना विशाल है। देखिए कितनी गहराई है। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी और हम इस पर शोध कार्य किया था, लोगों ने खोजा था। यह बात की मैंने पंजाब में ईंट मिलने की बात। आवाज आ रही ना? यस सर, आ रही। हाँ ठीक है। 7वीं सदी में अकस्मात कुछ कार्य बस जमीन खोदी जा रही थी तो कुछ ईंट मिले, बड़े समृद्ध मजबूत उस समय। तो लोगों ने इसको सोचा ये क्या है, फिर उन्होंने भगवान का चमत्कार समझा था उस समय। अब बताइए, समझिए उस समय ईंट मिलना कितने चमत्कार की बात थी। फिर आई गई बात हो गई, कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे भारत में शासन की अस्थिरता रही, कोई स्थिर शासक या राज साम्राज्य नहीं था यहाँ पे, जिस कारण से इसमें कोई कार्य नहीं हो पाया आगे या किसी ने इंटरेस्ट नहीं ली। आप गहराई भी देख सकते हैं कितनी गहराई है इनकी, तो अंदाजा लग सकता है इस पर किसी का ध्यान क्यों जाए। किंतु 1856 में कनिंघम इस पे सबसे पहले चार्ल्स मैसन जाते हैं और खोज के रखते हैं, किंतु कनिंघम ने इसको सर्वे कराया विधिवत, उसके लिटरेचर्स तैयार हुए, उसको प्रकाशित कराया, अर्थात काफी विश्व स्तर पर इसका प्रसार हुआ। तब जाके लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और काफी खुदाई में सामग्रियां मिली, जिसके नमूने आज विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित है। आप देख सकते हैं गहराई के साथ साथ इन आकृतियों को देखें तो ये एक कितनी तरीके से डिजाइन की हुई है। उस समय माथे पे भी कुछ बना हुआ है, पूरा बालों की संरचना, दाढ़ी की संरचना, ये सारा कपड़े के लिए देखिए डिजाइन ऐसा लगता है। फिर इन आकृतियों को देखें, ये सारी आकृतियां उस समय की मानव विकास की कहानी को बताता है।
इनको देख के लगता है कि मानते हैं या विश्लेषण निकलता है कि यहाँ नालियां तक बनी हुई थी, अर्थात वो नाली जो नगरीय सभ्यता का परिचायक है वह भी ढकी हुई नालियां थी। कितनी बड़ी बात है। तो ये स्पष्ट हो जाता है इनके अध्ययन से कि हमारा भारतीय इतिहास कितना समृद्धशाली था, या सिंधु घाटी सभ्यता कितनी रिच थी, कितनी विकसित थी। नेक्स्ट आते हैं मौर्य एवं शुंग कालीन कला, सांची एवं भरत की बात करते हैं। इसके अंतर्गत हम मौर्य काल का साम्राज्य भारत में चौथी से दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में रहा है। इस समय के पाषाणीय स्तंभ अधिक प्रसिद्ध हैं, अर्थात इस समय मौर्य वंश के बहुत सारे पिलर्स बने हैं, जो पत्थर के स्तंभ हैं वो बहुत पॉपुलर हुए हैं। जगह जगह स्तंभ बनना, उस पर आलेखन होना, उस पर लेखन कार्य होना, ये शिलालेख उसमें संरक्षित हैं। ये उस समय एक अलग बात थी। हमने इसी के आगे देखें, अशोक स्तंभ की बात करते हैं, कितना पॉपुलर है आज भी। लगभग 2500 वर्ष पहले बनी इन स्तंभ को हम कितना महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित है, ये कितने प्रतीकों को सहेजे हुए हैं। सांची भारत के मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। यह बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो तीसरी सदी ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। हम इस स्मारक को देखें, ये स्तूप कितना बड़ा सा है और गोल कैसे डोम बनाए गए होंगे उस समय, जबकि इतनी अच्छी सीमेंटिंग टेक्नोलॉजी वहां नहीं थी। आज के सीमेंट तो खैर थे ही नहीं, और इतने सारी पत्थरों को ही संशोधित किया हुआ है। ये भी देख ले, कोई ढलाई नहीं थी। ऐसे ही इन मूर्तियों को देख, कितने विशाल मूर्ति, ये दरवाजे, तोरण, द्वार, सारे चौखट सब पत्थर के, कितना विशाल और कितना कार्य था उस समय पत्थरों में, यह हम इनसे अंदाजा लगा सकते हैं। भरूच को देखें, भरूचकालीन कला जो अपने में समृद्धशाली इतिहास समेटता है। यह भी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक गांव में है। यह अपने आप में प्राचीन बौद्ध स्तूप व कलाकृतियों एवं अन्य पुरातात्विक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, जिसका सम्राट अशोक के समय का माना जाता है। ये जो भग्नावशेष है स्तूप का, टूटे फूटे खंडहर जैसे, वो अशोक के समकालीन माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में इस स्थल का पता लगाया था। और कनिंघम फिर देखिए यहाँ भी आ रहे हैं, उनकी रुचि थी, इस कारण से ऐसी चीजों पर पहुंच रहे थे। और इन आकृतियों को देखें, फोटोग्राफ कितना सुंदर लगता है। यदि हम वहां जा सके तो और अच्छा अनुभव हो सकता है। कुषाण कालीन कला, मथुरा एवं गांधार इसके अंतर्गत लेते हैं हम। गांधार मथुरा से सभी परिचित हैं, गांधार को भी आप जानते हैं, जो आजकल अफगानिस्तान में है कंधार के नाम से। और महाभारत में गांधारी का नाम हमने सुना है, जो गांधार नरेश शकुनी हुआ करते थे। कुषाण प्राचीन भारत में के राजवंशों में से एक थे। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन से आए हुए लोगों के मूल का मानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो चीनी लोग यहाँ करके बस गए, उनकी पीढ़ी ही कुषाण वंश का साम्राज्य स्थापक थे। यह साम्राज्य कनिष्क भारत में आकर यहाँ के बौद्ध संस्कृति का हिस्सा बन गए थे। कनिष्क राजा हुए थे, सम्राट हुए थे। अच्छा उनका यश था चरित्र, और कलाकृतियां भी काफी उस समय बनी हैं, तो यहाँ के हिस्सा बन गए बाद में वो। उस समय की कुछ कलाकृतियों पे थोड़ा सा हम चाइनीज इफेक्ट देख सकते हैं उनके नए नक्श में। भारत में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में ही हुआ था, विस्तृत रूप में। गंधार व मथुरा शिल्पकला का उदय इसी काल में माना जाता है। गंधार और मथुरा दो शिल्प कलाओं का उदय। गंधार की मूर्तियां आप देख सकते, बहुत सुंदर मानी जाती है। ये मथुरा की है यक्षिणी, ये काफी पॉपुलर मूर्ति शिल्प है। इसकी कई प्रतिकृतियां बनी चली गई, हर म्यूजियम में लगभग उपलब्ध होती हैं ये। मथुरा, इस शैली में लाल रंग के पत्थरों से बुद्ध और बोधिसत्व की सुंदर मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अब इसमें रेड सैंडस्टोन इसमें यूज किया गया है, तो इसलिए थोड़ा आकर्षक भी लगता है। और रेड सैंडस्टोन बाकी थोड़ा सा व्हाइट या येलो सैंडस्टोन से थोड़ा हार्ड भी होता है। कुषाण शासकों ने पहली सदी से लेकर 175 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत के विशाल क्षेत्र पर शासन किया था। ये भी दक्षिण भारत तक नहीं पहुंच पाए थे, उत्तरी भारत में ही इनका साम्राज्य था। मथुरा कला परंपरा इस अवधि के दौरान विकसित कला परंपराओं में से एक है, जबकि गांधार इस अवधि की दूसरी कला परंपरा मानी जाती है। मथुरा एक रही, दूसरी कला परंपरा के रूप में हम गांधार का नाम लेते हैं।
गांधार शैली। गांधार शैली की कलाकृतियां देखिए, ये भी बौद्ध को ही समर्पित है। ये कितना जटिल कार्य है इसमें, ये पूरे स्टोन से है और ये तो एकल मूर्ति है, थोड़ा आसान मान सकते हैं, लेकिन इतना देखिए काम करना और डीप कार्विंग, इस पार से उस पार तक जाना, कितनी गहराई तक लेके काम करना। गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इस कला का उल्लेख वैदिक तथा बाद के साहित्यों में भी मिलता है। सामान्यतः इस अवध में निर्मित मूर्तियों का समय पहली सदी से चौथी सदी ईस्वी के बीच माना जाता है। इस सदी के श्रेष्ठतम रचनाएं 50 से 150 ईस्वी के मध्य बने। यद्यपि 400-500 वर्षों का इसका इतिहास है, किंतु हम मानते हैं कि 50 से लेकर के 150 ईस्वी के मध्य जो भी कलाकृतियां बनी हैं वह ज्यादा रिच है कलात्मकता के दृष्टि से। उसमें आर्टिस्टिक अप्रोच अच्छे हैं। ये आकृति देखिए कितना अच्छी बनी हुई। तो बुद्ध की मूर्ति अपने आप में श्रद्धा की वस्तु ऐसे ही हो जाती है, लेकिन आकृतियां सुंदर हो तो आकर्षक और हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं, गुप्तकालीन कला। गुप्त काल अजंता एवं बाघ पर समर्पित है। और भी कई गुफाएं हैं, ये संक्षेप में है, हम ले रहे हैं कुछ चुनिंदा। भारत में गुप्त वंश की स्थापना के बाद वास्तव में कला व संस्कृतियों का विकास शिखर पर था। शासन व्यवस्था में स्थिरता के कारण यह अवधि शास्त्रों की रचनाओं का भी रहा है और यही कारण है कि इस अवधि में सृजित कला शैली को शास्त्रीय कला शैली का नाम भी दिया जाता है। भारतीय इतिहास में इसे स्वर्ण युग के रूप में संबोधित किया गया है। मूल रूप से अजंता एवं बाघ की कला को इस कालखंड का माना जाता है। हम सभी जानते हैं चंद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश के कई राजा और यशस्वी राजा हुए जो पूरे भारत में उनका साम्राज्य रहा है। तो कला एवं संस्कृति काफी रिच है, इसे हम गोल्डन एरा के रूप में भी मानते हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप स्थित करीबन 29 चट्टानों को काट कर बनाया गया है और इनमें बौद्ध या बुद्ध से संदर्भित आकृतियों को सहेजा गया है। बुद्ध धर्म के समस्त प्रचार प्रसार के लिए आकृतियां बनी होंगी या मठ या आश्रय रहे होंगे उस समय, जो बाद में इसका उपयोग नहीं हुआ और ये टूटते चले गए, किंतु बाद में फिर से ये जीवित होता है जब आजकल लोग जाते हैं देखते हैं। तो फिर दूसरा एक बाघ की गुफा भी है इसी पीरियड का। मध्य प्रदेश के धार जिले में 97 किलोमीटर की दूर जिले के मुख्यालय से यह स्थित है। बाघ विंध्य पर्वत की दक्षिणी ढलान पर यह गुफा स्थित है। यह इंदौर तथा बड़ौदा के बीच बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। इन गुफाओं का संबंध भी बौद्ध धर्म से ही माना जाता है। बाघिनी नदी बनी हुई इंदौर से थोड़ा आगे चलते हैं तो ये देखिए कितना विशाल पत्थर का पहाड़ है और उसमें ये गुफाएं सृजित है। इस गुफा को देखें हम तो देखिए एकदम से पैरेलल्स और कैसे कोई बारादरी जैसे लंबा कोई गैलरी बनी हो, कितने पिलर्स बने हुए इसमें, पूरी चट्टान को ही काट के बने। ये नहीं कि पिलर्स अलग है ऊपर की छत अलग है, सब एक पत्थर से बने हुए होते थे उस जमाने में। तो ये बाघ की गुफा भी अपने आप में एक समृद्धशाली इतिहास को समेटता है। नेक्स्ट चलते हैं हम दक्षिण भारत चलते हैं थोड़ी देर के लिए। आवाज आ रही ना? यस सर, आ रही। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ना हो फिर पीछे चले हम लोग। तो हम थोड़ी देर के लिए दक्षिण भारत में चलते हैं, जहाँ के चोल, चालुक्य, पल्लव, सितन, बादामी ये कुछ स्थल हैं। चोल, चालुक्य या पल्लव राजवंश हुआ करते थे और उनका भी एक समृद्धशाली इतिहास रहा है दक्षिण भारत में। और सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो दक्षिण भारत भी काफी समृद्ध रहा है और खास करके शुद्ध हिंदू या भारतीय कला की बात करते हैं हम तो दक्षिण में जाना पड़ता है। द्रविड़ को आदि भाषा के रूप में हम मानते हैं, संस्कृत के समकालीन बल्कि उससे प्राचीन मानते हैं और संस्कृत की भी उतनी ही प्रतिष्ठा वहां है। बहुत सारे डिबेट्स में आजकल देखते होंगे दक्षिण भारत की फिल्मों की बात होती है जिसमें भारतीयता ज्यादा दिखाई जाती है, पश्चिम की बातें कम की जाती है। तो हम चित्रकला की भी बात करते हैं, मूर्तिकला की बात करते हैं। चित्र के अपेक्षा मूर्ति और वास्तु ज्यादा दक्षिण भारत में हुए हैं क्योंकि इसकी परमानेंस से ज्यादा महसूस की गई होगी, ऐसा माना जाता है। दक्षिण भारत के चित्रकला का स्वरूप 9वीं सदी से शुरू होता है, जो चोल शासकों के प्रभुत्व वाला युग था। चोल सबसे प्रभुत्वशाली दक्षिण के साम्राज्य में से हुए। इन शासकों ने कला एवं साहित्य को काफी समृद्धि प्रदान की। तंजौर चित्रकला शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला का अनिवार्य रूप है, जो तमिलनाडु के तंजौर शहर का विषय था। अर्थात ये दक्षिण शास्त्रीय कला के रूप में प्रतिस्थापित है और उन्हें हम एक तमिलनाडु में खास करके काफी पॉपुलर था, इसी आधार पर चित्रों की रचना की गई, वो मानक माना गया।
चोल साम्राज्य का भी इतिहास भी काफी समृद्धशाली रहा है और दक्षिण भारत में शासन कला के संस्कृति के लिए काफी सराहनीय कार्य उन्होंने किया था। अब देखिए उनके कालखंड में स्थापत्य के साथ मूर्ति कला काफी समृद्ध हुई है और उस समय हम जानते हैं कि युद्ध का समय हुआ करता था, एक दूसरे से उलझना ही पड़ता था। तो चोल शासकों ने उस युद्ध की विजयों में जितने भी धन प्राप्त करते थे, ये जितने भी संपत्ति मिलती थी, वह उन्हें इन दीर्घायु प्रस्तर मंदिरों के निर्माण में तथा कांस्य प्रतिमा के निर्माण में उपयोग कर डालते थे। उन्हें मालूम था कि ये पत्थर से बनी मूर्तियां लंबे समय तक रहेंगी, ये कांस्य प्रतिमाएं लंबे समय तक रहेंगी, ऐसी अवधारणा, ऐसी कल्पना से उस समय की उनकी कलाकृतियों का निर्माण होता था। अर्थात पूरी पूंजी अपनी वो इसमें लगा देते थे। ये बड़ी बात है उस समय सोचना। तो ये कुछ कला के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए कुछ चीजें हैं कि जो हमें बताती हैं कि दक्षिण भारत के ये वंशज कितने समृद्धशाली थे। अब हम आते हैं मध्यकालीन भारतीय कला के संदर्भ में। मध्यकालीन भारतीय कला की बात करें तो पाल, अपभ्रंश, गुजरात, जैन शैली, ये कुछ शैलियां उस समय डेवलप हुई और बल्कि इसमें सेन भी एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हुए हैं। पाल और सेन कई बार साथ में ही अध्ययन किया जाता है। पाल शैली की बात करें तो ये है पूर्वी या उत्तर पूर्वी भारतीय कला का एक नमूना है, जबकि अपभ्रंश और गुजरात मूल रूप से पश्चिम भारत की। यह कला शैली पाल व सेन शासकों द्वारा व्यवस्थित थी। पूर्वी भारत में हम जानते थे बंगाल और बांग्लादेश का हिस्सा जो आज है, खास करके पटना या बिहार तो बहुत बाद में बना है, लेकिन बिहार के साथ बंगाल और बांग्लादेश, इनका समृद्ध क्षेत्र जो था, संपूर्ण क्षेत्र था, सम्मिलित क्षेत्र, वह पाल शासकों द्वारा शासित रहा है। उस समय की कलाकृतियों के नमूने कुछ देख सकते हैं हम, जिसमें लिपियों का भी प्रयोग किया गया है, पैटर्न डिजाइन्स का प्रयोग किया गया है। ये सारी लिपियां देख सकते हैं हम, कितना गूढ़ रहस्य को अपने में समेटे हुए है और इस पे काम चलता रहता है। हम भी इसका अध्ययन आज भी करते हैं। इसी तरीके से अपभ्रंश शैली की बात करते हैं तो गुजरात में, और गुजरात में इन्हें अपभ्रंश मतलब जो शास्त्रीय कला से थोड़ी सी विलग हो गई या अलग हो गई थी, उनको अपभ्रंश करते हैं, जैसे जिसमें त्रुटि रही हो। किंतु यह पोथी चित्रण के रूप में काफी पॉपुलर हुआ है, अर्थात पुस्तक के रूप में उसके बॉर्डर्स पे काम करना, आलेखन हुआ, बाकी चित्रों की व्यवस्था भी उसमें की गई जो रिलेवेंस उसके रखते हो। ऐसी कला को हम इसके अंतर्गत रखते हैं गुजरात या अपभ्रंश शैली के अंतर्गत। फिर आता है मुगल कालीन कला। मुगलों के बारे में हम सभी जानते हैं, एक लंबे समय तक, लंबे अवधि तक भारत में इनका साम्राज्य रहा और कारण जो भी रहा हो हम सभी जानते हैं, बहुत सारे कारण रहे, लेकिन उस पर नहीं पड़ेंगे। हमारे पास उनके कला धरोहर के रूप में बहुत सारी गतिविधियां हैं, चित्रात्मक रूप में भी हैं और वास्तुकला के नमूने जो यत्र तत्र सर्वत्र कहें भारत में फैला हुआ है, वो दुनिया भर को आकर्षित करती है। मुगल कालीन कला बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, दारा शिकोह, औरंगजेब सभी के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें किसी ने कम, किसी ने ज्यादा, जैसे औरंगजेब को हम इसके लिए बहुत विरोधी मानते हैं, उसी तरीके से अकबर को काफी समृद्ध शासन माना जाता है, समृद्धशाली शासन, प्रभुत्वशाली शासक था वो, उन्हें सम्राट के रूप में माना जाता है, अकबर द ग्रेट भी लोग कहते हैं। किंतु उसके साथ ही दूसरे कमजोरी पक्ष औरंगजेब के रूप में है। वहीं शाहजहां का हम ताजमहल की बात करते हैं और वह पर्याय है मुगल कला की एक वास्तुकला के रूप में। उस वास्तु में कुछ चित्रात्मक गतिविधियां भी हैं जो रंगीन पत्थर में, मार्बल पे रंगीन पत्थरों के द्वारा बने हुए हैं। मुगल शैली की शुरुआत 1526 से 30 ईस्वी के बीच में हुआ था। यह भारतीय कला शैली तथा फारसी कला का मिला जुल रूप है, अर्थात मुगल बाहर से ही आए थे, हम सभी जानते हैं, आक्रमणकर्ता थे, आक्रांता ही थे, किंतु धीरे धीरे शासन व्यवस्था में आए, समृद्ध होते चले गए, हमारी बिखड़ेपन का उन्होंने लाभ उठाया और एक साम्राज्य मजबूत स्थिति में वो बन गए। लगभग कई 200-250 साल तक उनका शासन रहा है। मुगल शासकों के भारत में स्थापत्य काल को लेकर यह किसी न किसी रूप में औरंगजेब तक फलता फूलता रहा है। अकबर कालीन चित्रकला को इस सभ्यता का श्रेष्ठ युग माना जाता है कि वास्तुकला के लिए शाहजहां को हम जानते हैं। अकबर के नवरत्नों में साहित्य, संगीत, कला के लोग हुआ करते थे और कल उनके पास चित्रशाला भी थी, रंगमहल भी था, ऐसे कई सारी चीजें
मुगलों के काल में हमने देखा है और जिसके उदाहरण आज भी मिलते हैं। तो फारस और भारतीय कला का सम्मिश्रित रूप मुगल कला के रूप में हमारे सामने आज भी उपलब्ध होते हैं और एक शैली के रूप में, भारतीय शैली के रूप में यह आज स्वीकार्य है। एक बड़ा कला का केंद्र राजस्थानी स्कूल है। राजस्थान से हम सभी परिचित हैं, बल्कि राजस्थानी शैली में काम भी किया होगा। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान और मुगल शैली दोनों ही कंटेम्प्रेरी एक साथ रहे हैं और एक साथ उनमें लड़ाई भी होती रही है, युद्ध भी, कभी एक कोई 20, कभी कोई 19, ऐसा होता रहा है। किंतु कलात्मक गतिविधियां जितना समृद्ध मुगल शासकों है उससे कहीं कम नहीं है राजपूत शैली अर्थात शैली। राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से भी जाना जाता है या विशुद्ध भारतीय शैली के रूप में भी इसे हम संबोधित करते हैं। विशुद्ध भारतीय शैली ही है। स्वदेशी भारतीय शास्त्रीय कला के लिए यह कालखंड उल्लेखनीय रहा है। इस शैली का विकास राजस्थान के विभिन्न राजाओं ने किया था। इसे राजपूत कला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्षेत्रानुसार यह विभिन्न उपशैलियों का भी धनी है। अर्थात हम देखें तो राजस्थानी शैली के अंतर्गत मेवाड़ कला की बात अलग करते हैं, हम जोधपुर शैली की बात हम अलग करते हैं, फिर किशनगढ़ की बात करते हैं, बीकानेर, बूंदी, कोटा, जयपुर, इन सब की अपनी अपनी कलात्मक गतिविधियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कलात्मक गतिविधियों में भारतीय पौराणिक विषयों को स्थान दिया गया, जैसे राधा कृष्ण से संदर्भित, दुर्गा सप्तशती से संदर्भित या राम से संदर्भित, विष्णु से संदर्भित विषयों को कला का सृजन का विषय बनाया गया। किशनगढ़ की कलाकृति बनी ठनी से हम सभी सुपरिचित हैं। मैंने इसलिए यहाँ रखा इस आकृति को, बनी ठनी, जिसे भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है। बड़ा ही अजीब सा लगता है कि भारतीय मोनालिसा हम कहते हैं, जबकि मोनालिसा बाद में बनी है, ये पहले बनी हुई है, लेकिन हम मोनालिसा की तुलना करते हैं। भारतीय बनी ठनी उसको कहा जाना चाहिए, तो हम भारतीय मोनालिसा ऐसे कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हम पश्चिम के चश्मे से देखते हैं और वो छाप हमारी कला में भी आ जाती है। ये बनी ठनी कोई साइंटिफिक इसमें तालमेल नहीं है, किंतु देखिए कितने भावपूर्ण है। कोई विज्ञान की बात इसमें नहीं है, लेकिन कितना भाव है, कितना सहज है ये आकृति। इसलिए एक सैंपल के रूप में हमें लगा कि यह चित्र आपके समक्ष रखा जाए। आप सभी ने जाना है, पढ़ा लिखा है इस विषय को, इसके विश्लेषण भी किए होंगे। तो यह राजस्थानी कला है। विभिन्न कला पूरे मरुस्थल में रंग और कला के उदाहरण आज भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमने पहाड़ी कलम की बात की है। पहाड़ी कलम जो बहुत विशाल क्षेत्र में नहीं था, लेकिन इसकी इतनी उपशाखाएं हैं जो किसी और कला में नहीं है। बसौली कला, कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, चंबा शैली, जम्मू कलम, गढ़वाल कलम और कई हैं। हम सभी जानते हैं, इसके बारे में पढ़ाई की हुई है, किंतु फिर से कहूं, वास्तव में इस कला शैली का विकास मुगलों के पतन और कलाकारों के आश्रय की तलाश की परिणति रही है। हम सभी जानते हैं मुगल शासन का समाप्त हो गया, जब उनकी शासन व्यवस्था खत्म हो गई, कई बार राजपूतों की शासन व्यवस्था भी कमजोर हुई, तो वहां से जो कलाकार अपने रोजगार के तलाश में निकले, खास करके मुगलों के दरबार से ही विघटन के कारण कलाकार को आश्रय चाहिए। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में, ये पर्वतीय क्षेत्र हैं पूरे, और इनमें छोटे छोटे शासक या कबीले वाले राज्य हुआ करते थे, वहां ये कलाकार चले गए और उन्हें वहां आश्रय मिला। जो मुगल दरबारी कलाकार थे वहां सब यहाँ आ गए, तो इन्हीं से वह कला डेवलप हुई, किंतु शैली पहाड़ी पड़ गई। उसे कलम के रूप में हम कहते हैं पहाड़ी कलम। मुगल शासकों के दरबारी कलाकार मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात 17वीं 18वीं सदी में पहाड़ों में छोटे छोटे राज्यों में जा बसे और वहीं कलाकारों ने मूलतः हिंदू धर्म आधारित विषयों तथा किसानों को लेकर अनेक चित्रों की रचना की, जो चित्रकला को समृद्ध प्रदान करती है, साथ ही वहां की लोक सांस्कृतिक परंपराओं को भी प्रस्तुत करती है। इनकी कई उपशाखाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी राजस्थान की विभिन्न शाखाएं। तो हम देखें, कांगड़ा को हम पूर्णतः किसानों की कला कहते हैं, कृषकों की कला, अर्थात किसान से संदर्भित गतिविधियां वहां उकेरना उस समय अच्छी बात थी और लोक भावना से यह प्रतिबिंबित होता है
कि लोग को, आम जनता को उसमें जगह दिया पेंटिंग्स में, चित्रों में। हम राधा कृष्ण के विषयों को वहां बहुत सारे चित्रों में देख सकते हैं, अनेक चित्र। दुर्गा सप्तशती पे बहुत सारी बनी है। हम पार्वती को पर्वत पुत्री मानते हैं, हिमालय पुत्री मानते हैं। उस आधार पे भी हम देखें तो दुर्गा सप्तशती या शिव को लेकर के, देवियों को लेकर के बहुत सारी आकृतियां, बहुत सारे चित्र बने हैं। हाँ, वास्तु और मूर्तिकला के रूप में पहाड़ी कलम को हम नहीं स्थान देते उतना महत्वपूर्ण, किंतु चित्रात्मक गतिविधियां बहुत ही हुई हैं। लोक कला भी यहाँ की काफी समृद्ध है। कुमाऊं की अपनी लोक कलाएं हैं, वह विभिन्न रूपों में हम उसे जानते हैं। तो ये एक पहाड़ी कला का एक संक्षिप्त रिव्यू। फिर चंदेल कालीन कला, खजुराहो, कालिंजर और अजयगढ़। चंदेल राजाओं ने 14वीं से 16वीं सदी के मध्य मूलतः बुंदेलखंड क्षेत्रों में शासन किया था और इस अवध में मुख्य रूप से खजुराहो जैसे विश्व प्रसिद्ध कला मंडप की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही कालिंजर दुर्ग और अजयगढ़ की कलाकृतियों का निर्माण भी संभव हो सका था। खजुराहो हिंदू व जैन मंदिरों का समूह है जो छतरपुर के पास बना हुआ है। यह यूनेस्को द्वारा धरोहर के रूप में स्थापित भी है। इसका निर्माण काल लगभग 950 से 1050 ईस्वी के मध्य का माना जाता है और चंदेल वंशीय शासकों द्वारा ही यह निर्मित हुई थी। इसे तांत्रिक कला का या बाकी दूसरे रूप में भी जानते हैं, किंतु विश्व का आकर्षण इसके प्रति आज भी बना हुआ है। बुंदेलखंड देखे तो हम प्रागैतिहासिक कालीन कला के लिए भी समृद्धशाली है। उसी तारतम्य में, उसी अनुक्रम में देखें तो यहाँ मध्यकाल में भी काफी कलात्मक गतिविधियां हुई है। खजुराहो के अतिरिक्त यदि हम जाएं कालिंजर, तो कालिंजर एक पहाड़ी पर बसा हुआ दुर्ग के रूप में था, जहां भगवान शिव की विश्व पाण के दृश्य वहां पे चित्रित अभी भी है और बड़े बड़े चट्टानों पे रिलीफ में आकृतियां बनी हुई है। पेंटिंग्स तो हैं ही, रिलीफ आकृतियां ज्यादा वहां पे मूर्तियों करी गई। यूं ही आप टहलते हुए रोड पे निकलेंगे, सड़क पे जाएंगे तो आपको पत्थरों में बिखरे हुए बहुत सारी कलाकृतियां वहां मिल जाती हैं। ढेर है जिसकी कहीं व्यवस्था नहीं है कि कहाँ रखा जाए, कितना रखा जाए। बड़ा दुख होता है वहां पर देखने के बाद, जाने के बाद, लेकिन जाने पे अनुभव भी होता है कि कितनी कलाकृति हमारी समृद्धशाली थी। ऐसे अजयगढ़ भी एक दुर्ग है, किला के अंतर्गत बना हुआ है। यह भी पास में ही है, पन्ना के पास है। यहाँ की कलाकृतियां भी मध्यकालीन कला इतिहास को, उत्तर मध्यकालीन खास करके कला इतिहास को का जीवंत नमूना है। समयाभाव के कारण मैंने कुछ स्लाइड्स में टेक्स्ट नहीं डाल पाया हूं, किंतु इतना ही काफी है। कंपनी शैली को हम सभी जानते हैं, पटना कलम के नाम से भी काफी बाद में उसे संबोधित किया गया। कंपनी शैली अर्थात क्या? कंपनी कौन सी? टाटा की या रिलायंस की? नहीं, कंपनी ब्रिटिश इंडिया कंपनी। आ रहे हैं हम लोग, सुन रहे हैं ना? यस सर। हाँ हाँ नहीं, श्रीमती जी बैठी कह उधर से रिस्पांस नहीं आ रहा है, आप अपनी तरफ से बोले जा रहे हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, पूछ लेता हूँ भाई, डिस्कनेक्ट ना हो जाए। तो कंपनी शैली के बारे में हमने पढ़ाई की है, पटना कलम को भी पढ़ा है। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद हम सभी जानते हैं कि उनकी राजधानी कलकत्ता थी और भारत की राजधानी ही कलकत्ता हुआ करती थी उस जमाने में। तो सारी गतिविधियों का केंद्र ही कलकत्ता था। कल भी हमने पढ़ा था कि चेन्नई के बाद कलकत्ता का ही स्थान आता है और महाविद्यालयों को खुलने की बात हो या बाकी कलात्मक गतिविधियों की बात हो, कलकत्ता से ही सब कंट्रोल हुआ करता था। तो कंपनी शैली उन्हीं ब्रिटिश इंडिया कंपनी से जो टेक्निक वो वहां से लेके आए थे, ब्रिटिश से या पश्चिमी कला जगत से, उसको यहाँ प्रश्रय मिला और उस टेक्निक से भारतीय विषयों को सृजित किया गया, यहाँ की लोक गाथाओं को सृजित किया गया, लेकिन बड़े ही सिंपल तरीके से। ये देखिए, एक डोली या कहाड़ कह सकते हैं, उनको दुल्हन को ले जाने वाली। या इसमें ऐसा नहीं खाली दुल्हन ही जाते थे, ऐसा भी नहीं होता था। उस समय तो राजा महाराजा भी इसी में चला करते थे। ये आकृति देखिए, कितना सरल, सिंपल स्वभाव, कितनी सुंदर आकृति है उस जमाने की बनी हुई। इस तरह कंपनी शैली को हम बाद में पटना कलम भी कहते हैं। पटना कलम कलकत्ता से बहुत पास है। मुर्शिदाबाद या पटना ये ले लें, मुर्शिदाबाद तो बांग्लादेश में है, पटना आज भी स्थापित है, बिहार की राजधानी के रूप में है और यहाँ की कलाओं को भी हम इसी के अंतर्गत समाहित करते हैं जो उस समय प्रचलित थी। कंपनी शैली के बाद जैसे कि हमने इतिहास में पढ़ा है और हम सब जानते हैं कि बंगाल स्कूल का आगमन होता है।
कंपनी जब बंगाल में ही थी, तो बंगाल स्कूल भी बंगाल में बनेगा ही। मुंबई स्कूल तो नहीं बन सकता था, उस समय शासन व्यवस्था ही नहीं थी, इतनी सारी व्यवस्था नहीं थी। तो इस स्कूल का तात्पर्य भी विद्यालय से नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इट डजंट मीन्स स्कूल, बल्कि यह एक शैली है, एक स्टाइल है, एक विधा है, कार्य करने के तरीके हैं। बंगाल स्कूल जो पूर्वी एशिया से कुछ कलाकार यहाँ आते हैं, उनके द्वारा और भारतीय कला के सम्मिश्रण से तैयार होता है। और मूल रूप से यह वाटर कलर का काम होता है, वॉश पेंटिंग का काम होता है। वह हम बंगाल स्कूल की देन मानते हैं। वाटर कलर के लिए ये वॉश पेंटिंग, टेम्परा भी हुए हैं। यामिनी राय ने तो काफी टेम्परा में ही काम किए हैं, दूसरे कलाकारों ने भी किए हैं। लेकिन नंदलाल बोस की बात करें या अवनी बाबू की बात करें, ये भारत माता के चित्र अवनी बाबू की ही है। ऐसे बहुत सारे कलाकार, समीरनाथ गुप्त हों या शैलेनाथ डे रहे हों, बहुत सारे कलाकार, छितेंद्रनाथ मजुमदार हैं। इन सब का नाम हम बड़े ही आदर से, बड़े ही सम्मान से आज भी लेते हैं। इतने कला गुणी थे वो, ये उनके शिष्यत्व में बहुत सारे कलाकार काफी यश और कला कृति को प्राप्त किए हैं। इसके टेक्स्ट की जरूरत भी नहीं है, हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक विहंगम दृष्टि ही डालना पर्याप्त होगा इस पर। नेक्स्ट हम चलते हैं आधुनिक कला। आधुनिक कला की बात करते हैं तो कल भी मैंने बताया था आधुनिक कला कहाँ से आ जाता है, कैसे डेवलपमेंट हो गया। ये दोनों ही कृतियां मेरी बनाई हुई हैं, तो मैंने कहा किसी और की कलाकृति डालने से बढ़िया मैं अपनी ही डालता हूँ, आप लोगों को पसंद आएगा शायद। और ये आकृति ललित कला अकेडमी द्वारा हिमाचल प्रदेश में 10-12 साल पहले प्रदर्शित हो चुकी है, और ये भी बनी है काफी बड़ी है, तो 3x4 की है साइज। ये आधुनिक कला की बात करते हैं। आधुनिक कला क्या? ऐसे फिगर जो ट्रेडिशनली नहीं बनते हो, जो शास्त्रीय नहीं बनाई जाती हो, उसे हम आधुनिक कला कहते हैं। आधुनिक कला पश्चिम के संदर्भ में हम लेते हैं तो इज्म आती है, और लगभग वही इज्म का समय भी भारत में आता है। रेनेसां जब पश्चिम में आता है तो थोड़ी देर से भारत में आता है। भारत में पश्चिम के द्वारा ही बहुत सारी कला आई। हम राजा रवि वर्मा का उल्लेख करना यहाँ चूक गए हैं, लेकिन राजा रवि वर्मा का जो कला का योगदान रहा है कंपनी शैली के बाद और इस बीच में, वो अद्वितीय रहा, अद्भुत रहा है। उन्होंने बहुत बड़ी योगदान कला क्षेत्र में दी। इस तरीके से कि टेक्निक तो उन्होंने पश्चिम ली, किंतु भारतीय विषयों को, पौराणिक गाथाओं को, पौराणिक सब्जेक्ट्स को उन्होंने अपना विषय बनाया। उससे पहले पश्चिम के कलाकार, पश्चिम के विद्वान सिर्फ भारत को सपेरों का देश मानते थे, बंदर भालू नचाने वाला देश के लोगों का देश मानते थे। सपेरों का देश अर्थात हम सांप को भी पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं, शिव को गले में सांप भी है, तो ऐसा मानते थे। और कला के लिए कुछ है ही नहीं, ये मान बैठे थे। किंतु राजा रवि वर्मा ने उनको ये बताया कि भारतीय कला कितनी समृद्धशाली है, कितना है। तो हम देखते हैं कि यामिनी राय के साथ हो, अमृता शेरगिल की बात करते हैं, कितना काम किया उन लोगों ने इस क्षेत्र में, जो आज भी अध्ययन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक कला और प्रत्यक्ष कला की बात, या सिंपलिसिटी या सरलीकरण आकृतियों का करना, इस पर आधारित होता है। इसके बहुत सारे कलाकार हमारे सामने आज भी हैं इस युग में, समकालीन कला के रूप में, और भी रहे हैं, जिसकी चर्चा आगे कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी आर्ट, हालांकि समकालीन कला और आधुनिक कला बहुत दूर नहीं है, लेकिन समकालीन को हम आज के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। आधुनिक कला लगभग 19वीं सदी, 20वीं सदी के आरंभ या 19वीं सदी के लास्ट से लगभग शुरू होती है, आगे जाके और डेवलप हो गई 20वीं सदी के आधे आते आते, और फिर पिछली सदी के लास्ट होते होते एक नई शैली सृजनात्मक कला या समकालीन कला या क्रिएटिव आर्ट जिसे कहते हैं, वो डेवलप होती है, जिसमें आकृतियां हों ये भी आवश्यक नहीं है, केवल पैचेज और कलर्स के धब्बे ही पेंटिंग्स बन जाते हैं, टेक्सचर्स ही पेंटिंग्स हो जाते हैं, कोई आकृति कहीं नहीं। इवन सिंगल कलर्स में केवल टेक्सचर्स द्वारा पेंटिंग्स तैयार हो जाती है। तो ये कुछ चीजें जो है इनोवेटिव हैं, इनोवेशंस हैं, वो स्वीकार्य है आज के जमाने में, और उसी की कड़ी में हम समकालीन कला की चर्चा भी करते हैं। रंग रूप चटक भी होते हैं, लाल के संग पीले भी इस्तेमाल होते हैं, काले भी इस्तेमाल होते हैं, कोई बंदिश नहीं। जबकि बंगाल स्कूल की कला को आप देखें तो सॉफ्ट कलर, कितने पारदर्शी कलर हुआ करते थे, वो अब नहीं जैसा ही होता है। बल्कि बी एन आर्या साहब के जाने के बाद से हम लोग सोचते हैं कि इस क्षेत्र में वाटर कलर का काम करने वाला या वॉश पेंटिंग का काम करने वाला कोई बचा ही नहीं, क्योंकि इतना काम मेहनत होता है, इतना समय लेता है ये काम। कुछ राजेंद्र भाई काम करते हैं इस पे, राजेंद्र विश्वकर्मा जी,
तो ऐसे कुछ कलाकार हैं लेकिन बहुत कम। फिर एक और शैली आती बारहमासा की, हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा। बारहमासा की बात करें तो सबसे समृद्धशाली शैली बारहमासा के लिए होती है पहाड़ी शैली। पहाड़ी में भगवान कृष्ण के साथ तो सब काम चित्र बने ही हैं, राधा कृष्ण को विषय बना करके, केंद्र बना करके, लेकिन ऋतुओं के आधार पर चित्र बने हैं। चूंकि हमने पहले ही कहा कि यह कृषकों की कला के लिए भी धनी है, कांगड़ा शैली पर्टिकुलरली। वहां गोधूली बेला के लिए एक गांव का दृश्य है बना, संपूर्ण गांव, आदर्श गांव का दृश्य भी वहां देख सकते हैं। ऐसे ही अब देखिए किस तरीके से सिंपलिसिटी, राधा कृष्ण बीच में बैठे हैं पेड़ के नीचे, ये ऐसे देख लें, ये महल में भी हैं नायक नायिका। ऐसे बहुत सारी गतिविधियों पर बारहमासा अर्थात ऋतु पर आधारित जो मास में परिवर्तन होते हैं, जो महीने में परिवर्तन होता है, खास करके हिंदी मंथ की बात करें हम, जो हमारे किसानों का कार्य वो हिंदी मंथ के हिसाब से चलता है। हमें से बहुतों के पास पूरे हिंदी मंथ के नाम भी याद नहीं हो रहे होंगे, किंतु चैत से शुरू होता है और फागुन में आकर समाप्त होता है, और उसी आधार पर विभिन्न मास के आधार पर कैसे वर्षा के चित्र बनेंगे, वह उसमें क्या विषय होंगे, जेठ की दोपहर की क्या चित्र होंगे, कैसे बनेंगे, शरद की चांदनी रात के चित्र हों, या भादों की अंधेरी रात की उफनती नदियों में भगवान कृष्ण को उस पार ले जाते हुए बादलों के गड़गड़ाहट के बीच वो दृश्य कैसे हो, इन सब को इन आकृतियों में, इन मास के आधारित पर चित्रों में हम देख सकते हैं। चाहे पूस की ठंड हो या धुंध से ढका हुआ खेत खलिहान हो, उन सब का परिदृश्य भी खूब चित्रों का विषय बना है। यह भी एक हमारी कला इतिहास है, इसे भी हमारा इतिहास संजोता है। महाकवि कालिदास ने तो पूरे ऋतु संहार एक ग्रंथ ही लिखा हुआ है, और उनको यदि चित्रात्मक रूप में देखें तो बड़ा ही आनंद आता है पढ़ने में भी, और ये सारे दृश्य स्वतः हमारे सामने प्रस्फुटित होने लगते हैं उन चित्रों में। फिर एक बड़ा हिस्सा कला इतिहास के अंतर्गत, भारतीय कला इतिहास के अंतर्गत लें तो वो है लोक कला का। लोक कला क्या, हमने शास्त्रीय प्रागैतिहासिक लिए, शास्त्रीय, माध्यमिक, आधुनिक सब ले लिया। एक लोक कला, लोक कला क्या है? लोक कला नाम के रूप में हमने मधुमरी जाना, वर्ली जाना, बस्तर, कुमाऊं, बुंदेली, गौड़, या और भी हो सकते हैं ढेर सारे, सभी क्षेत्र विशेष की कलाएं। तो लोक कला आम जनता से जुड़ी हुई, या गांव में रहने वाले मात्र से नहीं, गांव और शहर कहीं भी रह रहे हों लेकिन वो प्राकृतिक परिवेश में हों तो उसे हम लोक कहते हैं। ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। तो ऐसे लोगों के द्वारा जो कलाकृतियां निर्मित होती हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी झंझट के, लोभ लालच के, वो कलाएं वास्तव में लोक कलाएं हैं। हमारे तीज त्योहार में, शादी ब्याह में, उपनयन मुंडन में, या पूजनों उत्सव में, मूल रूप से दो तरीके की पूजन उत्सव, सांस्कृतिक और धार्मिक, ये हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। मानव जीवन के प्रत्येक मोड़ पर 16 संस्कार, 16 संस्कार की बात करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, क्या मृत्यु उपरांत तक, बल्कि इन संस्कारों का आयोजन होता है। और इन विभिन्न संस्कारों में और धार्मिक उत्सवों में वर्ष भर कलाकृतियों का सृजन होता रहता है। ये लोक कला को समृद्ध करते हैं। लोक कला को समृद्ध गांव की महिलाएं करती हैं, घर की महिलाएं करती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन कलाओं को ट्रांसफर करती हैं, हस्तांतरित करती हैं। गांव के साथ आदिवासी और जनजातीय कला, जो जंगल और पहाड़ में रहते हैं, उनका योगदान इन लोक कलाओं में है। आपने सुना होगा कि कई महिलाएं ही इस कला को ले जाती है, पुरुष वर्गों का नाम कम आता। आज भी जो बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं उसमें, उनमें भी महिलाओं का नाम आपने सुना होगा। संयोग से ये दोनों कृतियां ही मेरी बनाई हुई हैं। ये कोबर पेंटिंग है मधुबनी शैली की, और ये भी मधुबनी शैली बहुत की है। सुंदर चित्र है सर, बहुत सुंदर चित्र है। मैंने कहा कोई और डालने से वजह मैं अपना तो ही मुझे डालता लगा हूँ। कि ये पहले की कोई ट्रेडिशनल पेंटिंग है, लेकिन नहीं, ये तो एग्जिबिट हो चुकी है कालिदास अकेडमी में, और सर ये बहुत हमने इस टाइप के जो मधुबनी शैली कोहबर दिख रहा है आपको, इस श्रेणी के हम लोग
गांधी सभागार है, उनमें एक लिमिटेड पैनल था ऊपर, उन्होंने कहा कि ये 10 चित्र हमको चाहिए इस पैनल में लगने के लिए, मधुबनी की ही चाहिए। तो उनके लिए बना के हम लोगों ने केवल कपड़े में बना के फिर पार्सल करके भेज दिया था। ये 10 कलाकृतियां इस टाइप की हैं। अब इसके फोटोग्राफ हमारे पास जरूर हैं और बड़ा अच्छा लगा था। तो एक चैलेंजिंग वर्क था। सामान्य इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई इसकी 6 फीट है और ब्रिड्थ 2 फीट ही है। आप समझ सकते हैं ये चैलेंजिंग वर्क था, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग तो बड़े बड़े दीवार पे बनते हैं ना, 12 फीट बाई 10 फीट, 12 बाई 18 फीट ऐसे बनते हैं। ये चैलेंजिंग था हमारे लिए कि इसको संजोना, समझना और विभिन्न विषयों को लेकर। तो अच्छा लगा था, हम लोगों ने काम किया था। तो ये मधुबनी का हम सभी जानते हैं, लोक कला की बात जैसे ही करते हैं तो शायद और संभवतः सबके मन में सबसे पहले मधुबनी आता होगा। क्या ये है ना? यस जी सर, सर। यस सर। उसके बाद दूसरे क्षेत्रों की कला की बात आती होगी। वर्ली भी उतनी ही समृद्धशाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी कला क्षेत्रीय समृद्धशाली नहीं, सबकी अपनी पहचान है, अपना रोल है उस क्षेत्र में। चाहे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र का टेराकोटा हो, लोक टेराकोटा, या चौक हो, मारना हो, इन सब का अपना रोल है। रंगोली है, अल्पना है, इन सब का देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर संस्कृति में एक अनिवार्य हिस्सा है मानवीय जीवन का। वहां के क्षेत्र में सुबह से शाम तक जो गतिविधियां होती है उसमें एक गतिविधि इनका सृजन भी होता है। तो मधुबनी एक और एकमात्र ऐसी भी कला है जो गैर आदिवासी लोक कला है। क्वेश्चंस में भी आते हैं कि आदिवासी लोक कला के नाम भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी ऐसी लोक कला है जो किसी अन्य देश में भी फैला हुआ है। बता सकते हैं आप लोग? जापान में कोई? सर। हेलो हाँ, सर, जापान में जापान में मिथिला कौन का सी कला कला है? वो मिथिला की कला है सर। आप इतने दूर हो चले गए। आपको पता है मिथिला जो है वो आपके पड़ोसी देश नेपाल का भी हिस्सा है, नहीं है? जी सर। हाँ सर। हाँ? राजधानी नेपाल में ही है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। कौन सी जगह? मिथिला की राजधानी जनकपुर है ना? मिथिला तो बिहार राज्य में है ना सर। मिथिला बिहार में राज्य में है, लेकिन राजधानी कहाँ है? मिथिला की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? हम थोड़े पीछे से चले जाए रामायण काल में तो जनकपुर ना। हाँ सर। जी सर। जनकपुर कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल का तराई क्षेत्र जो है ना वो बिहार के बॉर्डर से लगता हुआ है। ये तो बिहार और नेपाल बाद में हमने बांटे हैं ना, रामायण काल में तो नहीं बटे थे ना। ये सीमांकन अभी का है। तो जितना ही पॉपुलर ये मधुबनी पेंटिंग के रूप में मिथिलांचल की ये लोक कला बिहार में है या भारत में है, उससे कहीं ज्यादा नेपाल में है। और बड़ी बात, नेपाल में इसे द आर्ट ऑफ मिथिला ही कहते हैं, मिथिला लोक चित्रकला कहते हैं। अभी 2 साल पहले नेपाल में राज्यों का गठन हुआ, इससे पहले राज्य नहीं थे और उसमें 7 राज्य बने हैं नेपाल में। उनमें से 2 राज्य मैथिल भाषियों का है या मैथिल लोगों का है। तो आप समझ सकते हैं कितना रिच है वहां पे। मैं अपने रिसर्च पीरियड में वहां काफी घुमा था, तो कई ऐसे केंद्र वहां उस समय काम कर रहे थे मधुबनी पेंटिंग्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो मधुबनी पेंटिंग्स वहां भी उतनी ही समृद्धशाली है। अच्छा, भाषा भी वही है, रहन सहन वही है। आपको कभी यात्रा करने का अवसर मिले तो आप देखिए, गोरखपुर से आगे बढ़िए तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसी का इफेक्ट आता है। भोजपुरी और मैथिली अच्छी तरीके से बोली जाती है। मैथिली भाषा वास्तव में नेपाल की सेकेंड नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी नहीं है वहां पर दूसरा भाषा, वहां नेपाली, उसके बाद मैथिली ही भाषा के रूप में स्वीकारी है, सेकेंड नेशनल लैंग्वेज के रूप में। बाकी भाषाएं भी बोली जाती हैं। भोजपुरी भी काफी महत्वपूर्ण है वहाँ। तो मधुबनी पेंटिंग्स सांस्कृतिक कलाओं में जैसे सभी लोग कलाएं सृजित होती है वैसी ही होती है। और ये कोहबर पेंटिंग वॉल पेंटिंग है जो दीवारों पर बनती है, और फ्लोर पर बनने वाले चित्रों को हम अड़ीपन कहते हैं, जो केवल सफेद रंग से चावल के को भिंगा के उसके पीस करके पेस्ट बना करके बनाया जाता है और केवल बिंदुवत रूप में लाल रंग का इस्तेमाल होता है। वो आरेखन जिसे अड़ीपन कहते हैं, वो भी हर तीज त्योहार के लिए, हर उत्सव के लिए अलग अलग उसके मानदंड हैं, अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं।
कोबर पेंटिंग को आपने सुना होगा, ये उस स्थल पे या उस कक्ष में लगाए जाते हैं जहां पहले दिवारात्रि वर वधू स्टे करते हैं। उस कक्ष में इसको लगाने, जस्ट लाइक यू कॉल हनीमून रूम, वहां पे इस चित्रों को लगाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ विवाह भी एक धार्मिक कार्य है और धर्म की बात हर जगह होती है, तो इनमें आप देखिए बहुत सारी चीज धर्म से रिलेटेड लगाई जाती है वहां पे उस कक्ष में। साज सज्जा के साथ साथ उनका, इन चित्रों का अभिप्राय ये होता है कि इनमें जो निहित चित्र हैं, आकृति हैं, वह वर वधू को आशीर्वाद दें, उनके भावी जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान करें, ये उद्देश्य होता है। ऐसे ही कमोबेश सभी लोक कलाओं में होती है। हम ये मधुबनी की है, मधुबनी पे तो खैर कम लंबा एक अलग ही कई हो सकते हैं। मैं चलता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। दूसरा इसके अंतर्गत मधुबनी के अलावे हमने कुछ रखे हैं। वर्ली, वर्ली के बारे में आपने कुछ सुना है? कहाँ की कला है? महाराष्ट्र की सर। महाराष्ट्र में कहाँ की? अच्छा है, महाराष्ट्र की कला है, सही है। महाराष्ट्र में भी, पूरे महाराष्ट्र में ये नहीं फैली हुई नहीं है सर। मुंबई, मुंबई, हाँ, मुंबई के मुंबई में पास है। वर्ली, वर्ली एक जगह है। सर वर्ली जगह का नाम है। हाँ, वर्ली एक्चुअली में मुंबई के पास ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, ठाणे में वर्ली जगह है। वर्ली समुद्र के किनारे बसा हुआ एक जगह है और आदिवासी जंगली जनजातियों का स्थल है। वो जंगल में वो लोग रहते हैं और सामान्य जीवन से बहुत दूर रहा करते थे। अब तो सब जुड़ गए हैं सब जगह से, लेकिन उनकी कला देखिए, कोई तीसरा रंग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये 2 रंगों का इस्तेमाल ही होता है केवल, और आकृति बनाने केवल व्हाइट कलर। लेकिन हम देखें, ये आकृति देखिए, कितने सारे चित्र एक जैसे बने हैं, एक पैटर्न लिया और उठा के बनाते चले गए। ऐसे चक्र में बनना, सर्कल्स में बनने चित्र, स्क्वायर्स में बनने, रेक्टेंगल्स में बनने, वे चित्र वहां बनते हैं। यहाँ ये कुछ आकृतियां हैं, ये जंगल पे आधारित, या आजकल कुछ जहाज के चित्र भी बनने लगे हैं, समुद्र किनारे हैं तो आखेट के दृश्य यहाँ मिल जाएंगे आपको, डांसिंग फिगर मिलेंगे। डांसिंग फिगर यहाँ भी है, आप देख सकते हैं। धान के खेत में केवल सिर दिखेगा आपको और भाले दिखेंगे किसी के हाथ के साथ, तो ऐसा लग रहा है जैसे सुअर को भगा, दूर सुअर भी दिखा देंगे, वो तो पूरा ढका हुआ है और केवल इतना ही दिखेंगे, व्हाइट सेट से टोन लाइन लाइन। ऐसे एक चित्र यहाँ पचसिरिया महादेव का फेमस है। पचसिरिया देव, वन देवी का चित्र बनाते हैं वो। पचसिरिया देव का अर्थ है जिसमें 5 सिर होंगे, हम तो यही समझते हैं, यही होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आकृति ऐसे तो नीचे यहाँ तक तो बनाए, लेकिन सिर नहीं बनाते वहां पे। सिर के जगह पे धान के 5 शीश निकालते हैं या 5 पत्ते निकालते हैं, उनको पचसिरिया देव कहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये आराध्य है और मूल रूप से वो इन्हीं उपज पे डिपेंड करते हैं। तो अपने आकृतियों में भी हम सामान्यतः उन्हीं चीज को पिरोते हैं जो हमारे आस पड़ोस में, सराउंडिंग्स में उपलब्ध होते हैं या हमारे सामाजिक विषय होते हैं। तो ये एक वर्ली बड़ी ही अच्छी कला के रूप में स्थापित हो चुकी है, आज हर तरफ इसकी भी ख्याति होती है। ये कलाकार के बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये मेरी बेटी है, वो बनाती हैं, पेशे से वो जर्नलिस्ट है, लेकिन चित्र भी करती है। ये दोनों चित्र उन्हीं के बनाए हुए हैं। हाँ, वो मधुबनी भी करती है और वो लखनऊ में भी पढ़ाई करी थी, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से, और PhD BHUC कर रही है और जॉब कर रही है फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में। तो पेंटिंग उसका शौक है। तो ये चित्र देखिए गौड़ जनजातियों का है। हमने 3 लोक कला मात्र रखे हैं यहाँ पे, बहुत है मेरे पास, मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन उस पर अलग ही एक क्लास हो, बल्कि 2 क्लास में 3 क्लास भी कम पड़ेंगे। तो एक नमूने के रूप में हमने रखा आपको ये पेंटिंग्स। देखिए इनकी भी अपनी अलग स्टाइल है। मधुबनी में जहाँ हमने देखा कि हर चीजों में डबल लाइन्स, ये हो चटक रंग, यहाँ भी चटक रंग है, लेकिन केवल ये रेखाओं पर है, ये भरने का काम नहीं करते। कितने भावपूर्ण आकृतियां इसकी हैं, ये देखिए कितने सुंदर हैं। तो ये सारे चीज मध्य प्रदेश के गौड़ जनजाति हैं, उनके द्वारा सृजित हैं और यह काफी सराहनीय है। इसके अंतर्गत ही हम 2 कलाकार अभी अवार्ड हुए हैं इसमें, आपने सुना होगा। पिछले 2 साल पहले
दुलारी देवी को मधुबनी जनगढ़ पेंटिंग। सिंह श्याम सर, वो जनगढ़ सिंह श्याम। हाँ, जनगढ़ सिंह श्याम तो काफी पहले थे जिन्हें मिला था अवार्ड, और बल्कि उनका दुखद मृत्यु भी जापान में हो गई थी उनकी, और बहुत अच्छे कलाकार थे वो। बहुत कम आयु में ही उनकी मृत्यु हुई या हत्या कर दी गई, ये सस्पेंस ही रह गया जनगढ़ सिंह श्याम का। और ऐसे और कई श्याम हैं वहां। लेकिन अभी पिछले साल ही भूरी बाई को मिला है पद्मश्री अवार्ड, आप लोगों ने सुना होगा। इसमें हाँ, भूरी बाई को इस टाइप की पेंटिंग्स के लिए। और भारत कला भवन भोपाल में उनका काफी योगदान रहता है, वो आती रहती हैं। बड़ी सरल महिलाएं जो गांव की होती हैं। गांव के कलाकार तो बिल्कुल सरल होते हैं, हमारी दादी जैसी ही होते हैं। घर में जैसी दादी गांव में मिलेंगे वैसी होती है। तो इन कलाओं में महिलाओं का वर्चस्व सभी लोक कलाओं में है। ये मैं कह रहा था केवल मधुबनी में है, ऐसा कहीं नहीं। हर क्षेत्र में लोक कला के लिए हम नाम लेते हैं तो इन्हीं का लेते हैं। तो नेक्स्ट, ये थोड़े थोड़े नमूने हमने रखे थे, ज्यादा तो नहीं है। अब ये सारी चीजें कला इतिहास का संदर्भ आपके शोध पे आ जाते हैं। थोड़ा सा ये सब टॉप स्लाइड्स नीरस लगता है, और किंतु काम की चीज होती है इसमें भी। कला इतिहास का ज्ञान हमें अपने शोध विषय चयन में सहयोग प्रदान करता है। शोध विषय से संदर्भित जानकारियों को कला इतिहास उपलब्ध कराता है। कला इतिहास की समुचित जानकारियां शोध कार्य को सुगम भी बनाता है, वो आसान भी कर देता है। जानकारी यदि आपको मिल गई तो सही हम उसके संदर्भ में जान लेते हैं, हम वहां पहुंच पाते हैं, तो हमें वह एक नया आयाम हमारे सामने खुलता है, नई परिदृश्य, नया विंडो खुल जाता है। शोध हित ऐतिहासिक विषयों के चयन में भी कला इतिहास का अध्ययन सहयोग करता है। ऐतिहासिक विषय, जब भी हम कला इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास तो है ही, तो कला पक्ष के ऐतिहासिक विषयों को भी हमें चुनने में परहेज नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे शोध इन सभी शैलियों पे हो चुके हैं। कभी भी ये आप सोचेंगे मैं अकेला ऐसा करने वाला हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पलट के देखिए तो कई शोध उसमें मिल जाएंगे, किंतु हमें उसी में से नए एंगल ढूंढने हैं, नए पॉइंट्स ढूंढना है, नए पहलू को लेना, नए पक्ष को समझना है, ये महत्वपूर्ण है। अब जैसे हो सकता है बाघ की गुफाओं पे बहुत सारे काम ना हो, आदमगढ़ की कलाओं पे ना काम हुआ हो, या बुंदेलखंड के अजयगढ़ पन्ना कालिंजर में काम ना हुए हों या कम हुए हों, तो एक नए एंगल हम ले सकते हैं, नए परिदृश्य में उसको ले सकते हैं, और उस पर अपना कार्य कर उसे एक नया स्वरूप दे सकते हैं, नई जानकारी लाने का प्रयास कर सकते हैं। कला का इतिहास हमें अनछुए पहलुओं को पर शोध हेतु प्रेरित करता है। निश्चित रूप से इन सब का अध्ययन का उद्देश्य भी ये है कि हम कुछ नया सोचें, नया करने का प्रयास करें, कोई सृजनशीलता हो, उसमें इनोवेशन हो, नए आइडियाज आ सकें, इन कला के बारे में नए ज्ञान मिल सके लोगों को, या कुछ जानकारियां कहीं रह गई है या प्रसारित न हो रही हो, तो हम उन्हें मुखर रूप में सामने ला सके। तो यह एक संक्षिप्त आपके लिए व्यवस्था थी। स्लाइड्स तो जो चल रहे थे, थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया होगा आप लोगों को भी, किंतु सारे हो गए हैं मोटे मोटे। अब कल हम इसी पार्ट के रूप में वेस्टर्न हिस्ट्री ऑफ आर्ट का पक्ष रखेंगे। और कल संडे है, कितने तो टाइम तो आपने शाम का ही रखा है, तो वो भी मैटर नहीं करता है। हम लोग लगता है सही चले। आज तो 4 क्लास हो ही गए अपने, 6 दिन और बचे हैं। एक आध दिन कोई गैप यदि संभव हो सके तो मैडम देख लीजिएगा, या मैं देख लेता हूं। मैं तो आपके हिसाब से 6 बजे रख कर ही लिया आप लोगों ने। तो बाकी सब ठीक है, सब लोगों को अच्छा लगा? जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आज काफी देर हो गया आप लोगों को। हाँ चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सभी लोगों को, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर नए स्लाइड्स के साथ, नए लेक्चर के संग। ओके सर। ओके बाय गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। नाइट।